तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपको तैयारी को देखते हुए हम लोग यूपीपीसीएस का जो 2019 में प्रीवियस कह सकते हैं 2019 में क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो आपके ऑफिशियल आंसर की आई थी उससे मैच करता हुआ ही रहेगा। चलिए हम लोग आपको अभी इसका दूसरा भाग लाए हैं। आपको पहले भाग में इसमें 75 क्वेश्चन देखने को 76 क्वेश्चन कराए थे। आपको ये भी बताया गया था कि जो करंट के क्वेश्चन रहेंगे वह नहीं आपको कराए जाएँगे। क्यों नहीं कराए जाएँगे? क्योंकि ये करंट काफ़ी पुराना हो गया, जो आपको वर्तमान या कह समय आगामी परीक्षा में वो करंट नहीं आने की संभावना है। इस वजह से हम लोग करंट के क्वेश्चन को स्किप करते हुए जो हमारे काम के क्वेश्चन होंगे या कह सकते हैं जो जीएस से संबंधित क्वेश्चन होगा, उसी क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। आपको बताना है जो टेलीग्राफिक पठार होता है किसका हिस्सा है। नंबर 1 उत्तर अटलांटिक कटक का, नंबर 2 दक्षिण अटलांटिक कटक का, नंबर 3 हिंद महासागर कटक का, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है जो टेलीग्राफिक पठार होता है, ये उत्तरी अटलांटिक कटक का पठार होता है। ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा जाए तो ये पठार जो होते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसका कौन-सा ऑप्शन है? टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा कौन-सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के पठार हैं। कटक हैं, ये उसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में दिए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके देश दिए गए हैं कि इन देशों को उस राज्य में या उस देश में क्या है, किस नाम से जाने जाते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए गए हैं, जो दूसरे सूची में देश दिए गए हैं, कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस नाम से किस देश में जाने जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। जो चक्रवात के नाम दिए गए हैं, विली विलीज, दूसरा टैफू, तीसरा बुबुई और चौथा हरिकेन और उसके देश के सामने दिए गए फिलीपींस दिए गए, ऑस्ट्रेलिया दिए गए, जापान दिए गए, यूएस दिए गए। इसको आपको सही सुमेलित करना है। देखा जाए तो विली विली जो होता है ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम होता है। ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसको नाम विली विली कहा जाता है। देखते हैं पहले का दूसरा किस में है। आपका पहला ऑप्शन हट गया है और सी वाला ऑप्शन हट गया है। 2 ऑप्शन बचे हैं। टाइफू की बात की जाए तो टाइफू जो होता है जापान में, इसको जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है टाइफू जापान में कहा जाता है। अब उसके साथ-साथ अब हम देखते हैं जो बुबोई जो होता है, बुबोई कहाँ होता है? फिलीपींस में ये होता है। हरिकेन्स जो देखते हैं हमें मैक्सिको की खाड़ी में जो उगता है, हरिकेन्स यूएसए में होता है। इसका देखते हैं कि पहले का दूसरा किस में इसमें हो गया और इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक नगर साइबेरियाई रेल मार्ग में अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है कौन-सा एक साइबेरियाई रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? नंबर 1 कजान दिया गया है, नंबर 2 उमास्क दिया गया है, नंबर 3 सोची दिया गया, नंबर 4 चीता दिया गया। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो सोची शहर है, ये जो साइबेरियन रेल मार्ग होता है उसके किनारे ये अवस्थित नहीं है। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। एक तरफ पवन दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया। पवन के नीचे लिखा गया है सांता अना, दूसरा हबूब और तीसरा यामो, चौथा मिस्टल और देश के सामने कैलिफोर्निया, सूडान, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। देखा जाए तो जो सांता आना होता है, ये कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया में प्रवाहित होता है। जो गर्म होता है, शुष्क स्थानीय हवा होती है। कह सकते हैं कि ये गर्म हवा होती है। हबूब की बात की जाए तो ये सूडान में प्रवाहित होती है। ये भी धूल भरी शुष्क हवा होती है, क्योंकि इसमें धूल भरी शुष्क हवा होती है। यामो की बात की जाए तो यामो जापान में प्रवाहित होती है, जो गर्म होती है, शुष्क होती है और स्थानीय पवनें होती हैं। देखा जाए तो ये तीनों गर्म हवाएँ होती हैं। मिस्टल की बात की जाए तो ये ठंडी होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इस वजह से ये सुमेलित नहीं है। ये तीनों की बात की जाए तो ये तीनों गर्म हवाएँ हैं, जबकि मिस्टल की बात की जाए तो ये ठंडी हवा है। इस वजह से ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिए गए, दूसरे उसकी अवस्थिति बताया गया है। क्षेत्र में लिखा गया है तालचीर, कर्णपुरा, सिंगरौली और सिंगरेनी और अवस्थिति के नाम लिखे हैं दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी। इसका आप सुमेलित करना है कौन किसका होगा। जो तलीचर होता है ये देखा जाए तो महानदी घाटी पे अवस्थित है। पहले का चौथा किस में सुमेलित है? देखते हैं इसमें कौन सा हुआ है। इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कर्णपुरा की बात की जाए तो ये दामोदर पे हो गया और सिंगरौली की बात की जाए तो सोन नदी पे और सिंगरेनी की बात की जाए तो ये गोदावरी नदी पे। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है अवस्थित नहीं है। नंबर 1 गुरला मंदाता, नंबर 2 नामचा बरवा और तीसरा कामेट और चौथा नंगा पर्वत। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें देखा जाए तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे क्योंकि ये देखा जाए गुरला मंदाता और नामचा बरवाला ये तिब्बत में अवस्थित हैं। ये दोनों कहाँ पे हैं? तिब्बत में, ये भारत में नहीं। कामेट की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है और नंगा पर्वत की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान पूछ रहा है कि जो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम से होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है भारत में शीत ऋतु के समय में किसके कारण से होती है? नंबर 1 पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, नंबर 2 पश्चिम से पूर्व की ओर होते हैं, नंबर 3 उत्तर से दक्षिण की ओर होते हैं, नंबर 4 दक्षिण से उत्तर के होते हैं। आपको पूछा जा रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होता है इसका क्रम बताइए कि किस तरफ ज़्यादा वर्षा होगी। जब आपको पहले ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ है मतलब कहने का तात्पर्य यही होगा कि पश्चिम की तरफ ज़्यादा होगा और आते-आते पूर्व की तरफ कम हो जाएगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन-सा? बी वाला पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में पूछ रहा है कि नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? बराक नदी, लूनी नदी, नंबर 3 घग्गर नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होता है जो लूनी नदी होती है राजस्थान के अजमेर शहर से निकलती है अरवली पर्वत घाटी से। इसमें ऊपर जो होता है मीठा जल बहता है और नीचे जो होता है खारा जल प्रवाहित होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? नंबर 1 कृष्णा गोदावरी डेल्टा, नंबर 2 महानदी डेल्टा, नंबर 3 बंगाल डेल्टा, नंबर 4 कावेरी डेल्टा। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो बंगाल डेल्टा होता है मोरीबंद डेल्टा इसका एक उपविभाग है बंगाल डेल्टा का। अगला क्वेश्चन दिए गए एक कथन ए दिया गया है और कथा कारण आर दिया गया है। अब देखना उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। ये आपका कथन है और कारण बता रहा है कि क्यों कम है। महाराष्ट्र के अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। देखा जाए तो इसका जो कथन सही है और कारण भी सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता। अगर उस व्याख्या का उत्पादक कम होने का कोई रीज़न बताया होता तो वो सही होता है। ये नहीं कि वहाँ सरकारी मिल नहीं है इस वजह से उत्पादन कम हो रहा है। ये कोई इसका कारण नहीं हो कि जैसे नए उत्पादन होने का इस वजह से इसका आर गलत है। मतलब उत्तर नहीं दे पा रहा है या कह सकते हैं व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, जबकि जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन-सा एक सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। एक तरफ कथन में दाम दिए गए हैं, देसाई दिए गए हैं, दीवान दिए गए हैं, जरीब दिए गए हैं। तो इधर लिखा गया ताम्र में ताम्र की मुद्रा राजस्व का अधिकारी प्रांतीय राजस्व का मतलब एक प्रकार का कर होता था। और दाम की बात की जाए तो ये ताम्र की मुद्रा होती थी, ये सही सुमेलित है। देसाई की बात की जाए तो एक राजस्व अधिकारी होता है। दीवान की बात की जाए तो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता है। जरीब की बात की जाए तो जरीब एक भू पैमाना होता है। क्या होता है? इससे भूमि की पैमाइश की जाती है। भूमि पैमाना है। इसका देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 के नीचे दिए गए हैं मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो और 2 के नीचे दिए गए हैं चंदायन, आशिका, पद्मावती कथा, राग विबोध। इसमें देखना है कौन-सा सही होता है। इसका देखा जाए तो जो दाऊद मुल्ला थे वो चंदायन उनकी रचना थी और दामोदर कवि की बात की जाए तो दामोदर कवि लिखते हैं पद्मावती कथा। कौन लिखते हैं? पद्मावती कथा। और सोमनाथ की बात की जाए तो ये राग विबोध लिखते हैं। क्या लिखते हैं? राग विबोध। और अमीर खुसरो की बात की जाए तो ये आशिक़ा हो गया, लैला मजनू हो गया, सीरी ये लिखते हैं। देखते हैं कौन सा ये थे पहले का पहला गया, दूसरे का तीसरा। इसमें ए वाला ऑप्शन, दूसरे का तीसरा में इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन-सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राजा अकबर के पूर्व तानसेन के संरक्षण दिया? आपको पूछ रहा है कि जो तानसेन थे, अकबर के पहले किसके राज्य दरबार में रहते थे? नंबर 1 भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, नंबर 2 मालवा के राज बहादुर, नंबर 3 मेवाड़ के उदय सिंह, नंबर 4 गुजरात के मुजफ्फर शाह। इनका सही उत्तर होता है, ये जब कह सकते हैं अकबर से पूर्व वो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ निवास करते थे या कह सकते हैं उनके राज दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन दे रहा है कर सूची 1 में दिए गए राजवंश और दूसरे में राजधानी दिए गए हैं। सूची 1 राजवंश के नीचे देखिए पल्लव दिए हैं, पांड्य दिए गए, यादव दिए गए, काकतीय दिए गए हैं और राजधानी वारंगल, कांची, मदुरई और देवगिरी। आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। देखा जाए तो पल्लव की राजधानी उस समय थी कांची थी। क्या थी? कांची। और पांड्य की राजधानी बात की जाए तो ये मदुरई थे। यादवों की राजधानी बात की जाए तो उसमें जो यादव वंश थे वो देवगिरी में थे और बचा जो काकतीय वंश था जो
वारंगल इसकी राजधानी थी। अब देखते हैं कि पहले का दूसरा किसमें है और दूसरे की इसका बी वाला ऑप्शन सही जगह, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कला को व्यवस्थित कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें बताना है ये कौन-सा पहले अवस्थापित हो गया था। नंबर 1 रबिया दौराना का मकबरा औरंगाबाद, नंबर 2 शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, नंबर 3 हुमायूँ का मकबरा दिल्ली में, नंबर 4 टाला मस्जिद जौनपुर में। इसकी बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो जो अटाला मस्जिद होता है, ये बनता है दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में। किसके? दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में आप कह सकते हैं। उसके बाद इसमें बात करें जाए दूसरे पाएँगे शेरशाह सूरी की मृत्यु, क्योंकि जब हुमायूँ के सिंहासन पे आसीन होने के बाद उसी के कार्यकाल में ही शेरशाह सूरी आक्रमण करता है और उसे दिल्ली से विस्थापित कर देता है। पहले ही पहले पे आ गया चौथा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, उसके बाद ये तीसरा कहा जाए और इसके बाद जो ये रबियत दौराना का मकबरा है, ये सबसे कहते हैं उत्तर मुगल बादशाहों बनवाए थे। इसका देखते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन ये सही हो जा रहा है। कौन-सा? बी वाला ऑप्शन सही है। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? नंबर 1 मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था। आपको इनमें से बताना है कौन-सा सही है। इसमें देखा जाए तो ये जो कुलीन वर्ग था उससे संबंधित है, इसका इसका प्रारंभ कह सकते हैं मनसबदारी प्रथा जो अकबर के कालीन में शुरू होता है, ये पहला ऑप्शन सही होता है। और जो दूसरा दिया गया है मनसबदारी का पद पैतृक था, ये पैतृक नहीं था। ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पैतृक ना होने की वजह से था, गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक तरफ सूची 1 एक तरफ सूची 2। आपको एक तरफ सूची 1 में इलाहाबाद संधि, मंगलौर की संधि, सालाबार की संधि, मद्रास की संधि और सूची 2 में दिए गए 1772, 1784, 1769 और 1765 आपको सुमेलित करना है। इसका देखा जाए तो इलाहाबाद की संधि जो होती है 16 अगस्त की 1765 ईस्वी में। पहले का चौथा देखते हैं किसमें से है, ये कट गया, ये कट गया। अब उसके बाद मैंगलोर की संधि की बात की जाए तो मैंगलोर की संधि कब होती है? 1784 ईस्वी में। ये आपका दूसरे का दूसरा किसमें सही है? दूसरे का दूसरा इसमें भी सही है। और सालबाई का युद्ध की बात की जाए तो ये था सालबाई का युद्ध 1782 ईस्वी में। और जो अंत में बचा मद्रास की संधि होता है इसमें। इस प्रकार इसका देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाक्रमों को व्यवस्थित कीजिए और उनके सही उत्तर चुनिए। पहले दिया पूना पैक्ट, नंबर 2 इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनका बताना है कि कौन सा पहली घटना होती। पूना पैक्ट की बात की जाए तो ये होता है 1932 ईस्वी में। कब होता है? 1932 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो ये होता है 1931 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो ये 1942 में होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो ये 1930 में होता है। अब इस प्रकार देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखा जाए तो जो चौथा है सबसे पहले आएगा, मतलब इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था, ये कथन एकदम सही है। और पूर्वी बंगाल तथा आसाम नामक एक नए प्रांत 2 नए प्रांत बनाए थे, ये भी सही है। इसका दोनों को दोनों ऑप्शन सही है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला आया था। आपको बताना है सीआर फार्मूला किसने दिया था? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, सिराज गोपालाचारी, चित्तरंजन दास, वीपी मेनन। इसका जो सही उत्तर होता है सिराज फार्मूला देते हैं गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? नंबर 1 पार्थ सारथी गुप्ता, नंबर 2 एस गोपाल, नंबर 3 बी आर नंदा, नंबर 4 बिपिन चंद्र। इसकी सही उत्तर का होता है बिपिन चंद्रा ने लिखा था द इंडियन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्यजीव रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या केवल मूल कर्तव्य में, ए और बी दोनों में, उपयुक्त में से कौन है? इसका जो सही उत्तर होता है ये दोनों में किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप कह सकते हैं जो 48 ए है, 48 ए। और अगर बात की जाए तो नीति निर्देशक तत्वों की, जो मूल कर्तव्य की बात की जाए तो 51 जो ए है या का है उसका जी वाला है, इन दोनों में दिए गए। इस प्रकार इसका ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन पूछे पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये क्वेश्चन गलत है। 50% सीटें नहीं बल्कि 33% सीटें आरक्षित है। इस प्रकार देखते हैं पहला गलत हो गया, ये गलत हो गया।
अब आपके सामने देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और उसके साथ दूसरा देखते हैं। ग्राम सभा निकाय, इसमें गाँव में हर सभी रहने वाले होंगे, सभी रहने वाले नहीं होते हैं। इस प्रकार इसका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग रहने वाले ग्राम सभा के निकाय के नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मजदूर किसान संघ शक्ति संगठन क्या मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? पूछ रहा है कि जो मजदूर किसान शक्ति संगठन आंदोलन है किससे संबंधित है? आरटीआई अधिनियम और दूसरा तीसरा मनरेगा और चौथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसकी बात की जाए तो आरटीआई जो होता है इससे संबंधित है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित है यह अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है गरीबी रेखा से नीचे जो कार्यक्रम सम्मिलित किए गए इनमें कौन सा नहीं है। नंबर एक, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, ये भी सम्मिलित है, ये सही है। अन्नपूर्णा, ये भी सम्मिलित है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये सम्मिलित नहीं है। आपको यही बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ये दोनों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स और एच.जे. लास्की। और चौथा दिया गया केसी व्हीलर। इसका जो सही उत्तर होता है, केसी व्हीलर ने भारत को एक अर्धसंघात्मक राज्य कहा था। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित घटनाक्रमों को व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। इसमें देखिए, पहला महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। दूसरा, भारत का संविधान लागू। तीसरा, जम्मू कश्मीर के प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा में भारत के विलय को अनुमोदित किया। और चौथा दिया गया, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। अब इसको बताना है पहले कौन सा होता है। अगर देखा जाए तो जो राजा हरि सिंह का विलय पत्र होता है 1947 में लागू थे। कब? 1947 में। और संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 का आपका लागू होता है। और जम्मू कश्मीर का विलय भारत में अनुमोदित कब होता है? 1957 में। कब होता है? 1957 में। और ये भी 11 नवंबर, कह सकते हैं 11 नवंबर 1957 में। और जम्मू कश्मीर में नया संविधान कब लागू होता है? 26 नवंबर 1957 में। कब होता है? 26 नवंबर 1957 में। इस प्रकार देखा जाए तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का दिया गया है, केंद्रीय कानूनों का संविधान वैधता के संबंध में भारत का सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। और कारण बता रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। और इसमें देखा जाए दोपहर देता कि सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य अधिकारिता नहीं आई। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह सकते हैं कि इसका कथन गलत है, कारण सही है। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपको पूछ रहा है 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल। इसका जो सही उत्तर होता है, पंचायती राज की बात की जाए तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से? 2010 से ये पंचायती राज 24 अप्रैल से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित करता है? आपको बता रहा है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें कौन से प्रावधान को जो श्रमिक होते हैं उसके प्रबंधन की बात की गई है किसको? इसका जो सही उत्तर होता है अनुच्छेद 43A। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? आपको बताना है संविधान की जो प्रस्तावना था उसका विधिक रूप क्या है। नंबर ए, यस, यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। नंबर 4, दिए गए उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता था, इसे लागू नहीं किया जा सकता था, इसके विधिक स्वरूप को लागू नहीं किया जा सकता था। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के शीर्षक के संबंध में क्या सही है? आपको बताना है अनुच्छेद 172 मतलब सॉरी 162 अनुच्छेद क्या कहता है। नंबर 1, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। नंबर 2, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। नंबर 3, राज्यपाल की पदावली। नंबर 4, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें से बताना है कौन सा सही है। अनुच्छेद 162 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के लिए है। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि जो किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो के रूप में जाना जाता है। नंबर 1, मार्कंडेश्वर। नंबर 2, कैलाश। नंबर 3, मनुदेवी। नंबर 4, भीमाशंकर। इसका सही उत्तर होता है मार्कंडेश्वर को माना जाता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य? आपको बताना है कि दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है। नंबर 1,
पीसलैंड ऑस्ट्रेलिया का, नंबर 2 कैलिफ़ोर्निया यूएसए का और तीसरा दिया गया सिक्किम भारत का, चौथा दिया गया क्यूबेक कनाडा का। इसका जो सही उत्तर होता था उस समय सिक्किम जो होता था भारत का ऐसा पहला राज्य था जो 100% या कह सकते हैं 100% जैविक राज्य था। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं चित्राचार्य उपेंद्र महारथी। कौन है? चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक जो थी वेणु शिल्प का संबंध किस कला से संबंधित था? इनका बताना है कि जो चित्राचार्य उपेंद्र महारथी थे, उनका जो पुस्तक थी वेणुशिल्प किससे संबंधित थी या किस कला से संबंधित थी? नंबर 1 आभूषण से, नंबर 2 चित्रकारी से, नंबर 3 बाँस कला से और नंबर 4 दिए गए संगमरमर की नक्काशी से। इसका जो सही उत्तर था बाँस की कला से ये संबंधित है। वेणुशिल्प का संबंध बाँस की कला से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए मानव आहार में पालिश किए हुए चावल का उपयोग करने से निम्न में कौन सा रोग होता है? बताना है आपको अगर पालिश किया हुआ चावल खा रहे हैं तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है? नंबर 1 बेरी-बेरी, नंबर 2 घींगा, नंबर 3 रतौंधी, नंबर 4 वड़ानता। इसका जो सही उत्तर होता है बेरी-बेरी होता है। और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होते हैं, घेंघा जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है और वड़नदाता जो होता है विटामिन ए की कमी से ये भी होता है, ये आँख की बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? चारों में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर 1 विटामिन 6 के सामने दिया गया धाना एवं चोकर, ये आपका सही है। ये आपका सही है। विटामिन बी की बात की जाए कार्ड या कृत तेल में ये नहीं पाया जाता है, इसका ये सही सुमेलित नहीं है। ई के सामने गेहूँ का अंकुरित तेल होता है और विटामिन के अल्फ़ा-अल्फ़ा ये आपको बताया गया सही है। प्रचुर स्रोत जो होता है इन तीनों का सही है, बाकी जो विटामिन बी2 का है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया कथन और कारण का है। कथन में दिया रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। आपको पूछ रहा है कि कथन बता रहा है कि अधिकांशतः विटामिन जो होते हैं मानव के संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं और दूसरा कारण बता रहा है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से संश्लेषित करता है। इसका ये गलत है। इसमें देखा जाए तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं एक तरफ सूची एक में दिया है केवलार और बी में दिया है टेक्साल और जिंक फास्फाइड और नाइट्रोसेलुलोज और सूची 2 में दिया गया विस्फोटक संश्लेषित रेशा कैंसर होती दवा रोडेंटनाशी। इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। इसका जो देखा जाए तो केवलार जो होता है संश्लेषित रेशा रहता है, पहले का दूसरा ये हो गया। उसके साथ ही साथ जो टेक्सटाल होता है, आप सुने होंगे टेक्साल का जो इंजेक्शन होता है कैंसर रोधी दवा के लिए होता है। जिंक फास्फाइड की बात की जाए तो ये रोडोजेंटनाशी होता है। नाइट्रोसेलुलोज की बात की जाए ये विस्फोटक होते हैं जिसे एनटीटी कहते हैं। इस प्रकार इसका देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। पहले का दूसरा हो गया, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पे कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर हुआ, नेफ्थलीन हुआ और शुष्क बर्फ हुआ, ये परिघटना कहलाती है। नंबर 1 ऊर्ध्वपातन, नंबर 2 वाष्पीकरण, नंबर 3 विसरण, नंबर 4 विकिरण। देखा जाए तो जो ऊर्ध्वपातन की घटनाएँ होती है इसमें आप ठोस वस्तु रखेंगे तो वो गायब हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि धूप में क्रिया करने के पश्चात वह गायब हो जाती है या समाप्त हो जाती है। इसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर। क्या पूछ रहा है? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना का अनुप्रयोग होता है। आपको बताना है जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसमें कौन सी घटनाएं होती हैं। नंबर 1 पूर्णांतरिक परावर्तन, नंबर 2 विवर्तन, नंबर 3 प्रविकिरण, नंबर 4 अपवर्तन। इसका जो सही उत्तर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर में होता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ उनकी उत्पादिता होती है। देखा जाए तो ये दोनों सही है। एंजाइम का वही कार्य होता है, जैव उत्प्रेरक होते हैं। इनका जहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं वहीं पे अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि माँ का दुग्ध नौजवान को लगभग या नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें कौन सा अभाव होता है? आपको बताना है कि जो छोटा सा शिशु होता है जो माँ का दूध का सेवन करता है तो उसमें किस चीज़ का अभाव पाया जाता है? नंबर 1 लोहे का, नंबर 2 कैल्शियम का, नंबर 3 मैग्नीशियम का, नंबर 4 पोटेशियम का। देखा जाए तो माँ के दूध में जो होता है लौह की कमी होती है या लोहे की कमी होती है। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषित कर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 ब्लैक गोल्ड, नंबर 2 फ्लेयरिन, नंबर 3 ग्राफीन, नंबर 4 केवलार। इसका सही सुमेलित करना है। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले आता है इसमें सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद आता है फ्लोरीन का निर्माण होता है, उसके बाद बात की जाए तो उसमें आता है ग्राफीन और सबसे अंत में आता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर देखा जाए तो
इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम बिब्लियोमेट्री क्या है? आपको नंबर 1 पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, नंबर 2 सूचना प्रबंधन सेवा, नंबर 3 सूचना प्रबंधन उपकरण, नंबर 4 पुस्तकालय सेवा। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें सूचना प्रबंधन उपकरण होते हैं, बिब्लियोमीटर, मेट्रो। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन-सा एक अल्बिडो से संबंधित है? अल्बिडो किसे कहते हैं आप ये जान लीजिए। जैसे जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती है, जो वापस होने के पश्चात जो किरणें परावर्तित हो जाती हैं, उसे ही अल्बिडो कहते हैं। नंबर 1 संचार शक्ति, नंबर 2 अवशोषित शक्ति, नंबर उत्सर्जक वापसी शक्ति। आपको बताया गया जो किरणें वापस हो जाती हैं या परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तन हो जाता है, उसी को कहते हैं। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, वापसी की शक्ति होती है। अगला दिया गया है गहरी कार्बन वेधशाला जिसे डीसीओ कहते हैं के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। और दूसरा देखिए गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। देखा जाए तो गहरी कार्बन वेधशाला के लिए ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही होते हैं। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये बायोसेफ्टी है, ये सही सुमेलित है। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की जाए तो अनवरत जैव प्रदूषण, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये ओजोन परत की संरक्षण के लिए है। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये जल संरक्षण के लिए नहीं है। ये होता है क्योटो प्रोटोकॉल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसमें डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कथन और कारण का है। कथन में दिया गया है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तितलियों की संख्या पर सर्वाधिक पाई जाती है, ये सही है। उसका कारण बताया तितलियाँ कम तापमान पे नहीं रह सकती, ये भी सही है। जो कि अत्यधिक क्यों रह रही हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में? क्योंकि जो तितली होती है कम तापमान पे नहीं रह सकती, इस वजह से उसका ये कारण सही है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। अगला दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा होती है। आपको बताना है कि जैसे जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक पोषी से दूसरे पोषी में जाएगा तो ऊर्जा का क्या होगा? स्थानांतरण कम हो, पहला दिया गया ऑप्शन बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा स्थिर रहती है, चौथा बढ़ सकती है या घट सकती है। देखा जाए तो एक पोषण से दूसरे पोषण में जाएगा, कुछ कार्य होगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा घटेगी या क्षय होगी। इस प्रकार इसके बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? आपको बताना जैविक नाइट्रोजन से कौन सा निर्धारण होता है। नंबर 1 लाल शैवाल, नंबर 2 भूरा शैवाल, नंबर 3 हरा शैवाल, नंबर 4 नीला हरा शैवाल। इसका जो सही उत्तर होता है नीला हरा शैवाल होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया धुआं जिसे आप स्मॉग कहते हैं आवश्यक रूप से वायुमंडल निम्नलिखित में से उपस्थिति का कारण है। आपको बताना है कि जो स्मॉग होता है वायुमंडल में क्यों उपस्थित है, इसका क्या कारण है। नंबर 1 ऑक्सीजन और ओजोन, दूसरा दिया गया बी दिया गया ओजोन तथा नाइट्रोजन, सी दिया गया नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन और डी दिया गया नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। इसका डी वाला ऑप्शन सही होता है। नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की वजह से जब वायुमंडल में स्मॉग होते हैं या धुआं होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धियों के लिए वैश्विक पुरस्कार 500 पुरस्कार दिया गया है। नंबर 1 जीन संरक्षण, नंबर 2 पर्यावरण संरक्षण, नंबर 3 जनसंख्या नियंत्रण, नंबर 4 प्रदूषण नियंत्रण। इसका जो सही उत्तर होता है पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया गया था। श्याम वीवर किसे कहते हैं या जिसे आप कह सकते हैं कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। नंबर 1 हवाई जहाज को उड़ान का एक अभिलेख होता है। सूर्य पर एक काला धब्बा और अंटार्कटिका की एक जगह और सिमट गया तारा। इसका जो डी वाला ऑप्शन होता है सिमट गया तारा जिसे आप ब्लैक होल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक है जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाया जाता है। नंबर 1 गंगा का मैदान, नंबर 2 ट्रांस हिमालय, नंबर 3 पश्चिमी घाट, नंबर 4 मध्य भारत। इसका जो सही उत्तर होता है जैव विविधता सबसे अधिक पश्चिमी घाट पहाड़ियों पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। आपको बताना है जो एसडीजी के गोल होता है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। नंबर 1 योजना आयोग, नंबर 2 विनिवेश आयोग, नंबर 3 नीति आयोग, नंबर 4 वित्त आयोग। इसका सही उत्तर होता है नीति आयोग के द्वारा एसडीजी गोल निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लघु उद्योगों कहा गया है लघु उद्योगों के लिए बनी निम्नलिखित समितियों से कौन व्यवस्थित कीजिए। आपको जो लघु उद्योग की समितियां बनाई गई हैं कौन से पहले आ गए उसके बाद क्रम बताना है। देखा जाए तो जो नाइक समिति होती है कब बनती है 1991 में। और आबिद हुसैन समिति की बात की जाए तो ये बनती है 1995 में। और एस कोहली समिति की बात की जाए तो ये बनती है 2000 में। और कार्वे समिति की बात की जाए तो ये बनती है 1995
55 में। इस प्रकार देखा जाए तो चौथा पहले किसमें है? चौथा इसमें हो गया, उसके बाद पहला होना चाहिए था, फिर दूसरा होना चाहिए था, फिर लास्ट में। देखा जाए तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा, चौथा हो गया, फिर पहला होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए था और फिर अंत में देखा जाए तो तीसरा होना चाहिए था। ये क्रम होता है, जबकि इसमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन एक तरह सूची एक कार्यक्रम दिया गया, दूसरा प्रारंभिक वर्ष दिए गए हैं। जो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की बात की जाए तो ये प्रारंभ होता है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ होता है 1976 में। देखते हैं पहले का दूसरा किस में है। और समन्वित बाल विकास योजना की बात की जाए तो ये प्रारंभ होता है 1975 में। पहले का दूसरा किस में और दूसरे का पहले, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। देखते हैं, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम भागीदारी तेजी से गिरावट आई है। बताया गया महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है उसमें गिरावट आई है। और कारण बता रहे हैं पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम भागीदारी में गिरावट आई है। आपको बताया, जो कारण बता रहा है कि आय में सुधार हुई, साथ ही साथ शिक्षा में वृद्धि होने के कारण श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें कथन तो सही है लेकिन जो कारण बताया है वो कोई कारण नहीं है कि जो गिरावट के कोई कारण ये नहीं है। इस वजह से इसका गलत है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन देखिए, भारत की निर्भरता अनुपात। आप कहते हैं भारत में जो निर्भरता अनुपात, या कहते हैं डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है। भारत में जो निर्भरता अनुपात है घट क्यों रहा है? नंबर 1, 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है और 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 15 से 59 वर्ष की आयु की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 0 से 14 वर्ष और 60 व अधिक जनसंख्या सापेक्ष अधिकता है। इसमें देखा जाए तो जो भारत में देखा जाए तो जो कार्यशील जनसंख्या की बात की जाए तो ये 15 से 59 वर्ष की सापेक्षता अधिक है। इसी वजह से भारत को एक युवा भारत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी गोल को लिए 2030 में भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी उपलब्ध करने की कौन सा आपको बताना है कि जो 2030 तक भारत सरकार ने योजना बनाई है या रणनीति बनाई है कि एसडीजी का जो गोल निर्धारित किया है वो कौन सा गोल होता है कि सभी के लिए पानी व्यवस्थित किया जाए। इसका जो सही उत्तर होता है, जो एसडीजी का गोल नंबर 6 होता है, वो सभी के लिए पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बताया गया है समृद्धि की सीमा का अवधारण किसने किया था? इसका जो सही उत्तर होता है, क्लब ऑफ रोम जो होता है, उन्होंने ये समृद्धि की सीमा का अवधारणा दिया था या सीमा का अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? देखा जाए तो जो वर्ष में अधिकांशतः लोग बेरोजगार रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? नंबर 1, सामान्य स्थित बेरोजगार। नंबर 2, दैनिक स्थित बेरोजगार। नंबर 3, साप्ताहिक स्थित बेरोजगार। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है, सामान्य स्थित बेरोजगार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, कॉप कॉर्पोरेट समाजों के पात्र उत्तरदायी की सीएसआर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कंपनी एक्ट 2014 में सीएसआर को अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% गतिविधियों के लिए व्यय करना होगा। ये 2014 से अनिवार्य नहीं किया गया, इसका ये गलत हो गया। और 1% नहीं, ये 2% होता है, ये भी गलत हो गया। इसका डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगले क्वेश्चन देखिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जिसे PQLI किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? नंबर 1, मॉरिस UNDP। नंबर महबूब उल हक। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है मॉरिस द्वारा। इसका ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखा जाए तो जो 2019 में आया हुआ यूपीपीसीएस का पेपर है, सॉल्व किए हैं। जीएस का कह सकते हैं सामान्य अध्ययन का पहला पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग ऐसे ही आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए हम लोग ऐसे ही प्रीवियस या पीवाईक्यू क्वेश्चन को लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।